नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हमारे एग्जाम से रिलेटेड, वो सब इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए, पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज के दरबार में राजदूत था। तो देखिए, यहाँ पे बीच में रेगिस्तान दिया गया है, ये रेगिस्तान हमें भरना है। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में राजदूत था। चार ऑप्शन देखते हैं फटाफट। देखिए, चार ऑप्शन आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्र सम्राट अशोक, चाणक्य या बिंदुसार। तो देखिए, राइट आंसर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य रेगिस्तान भर दिया जाए तो देखिए हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। तो आपको याद रखना है। देखिए, मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है एक यूनानी राजदूत था। यूनान से आया था, वहाँ का एक राजदूत था जिसे सेल्यूकस द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो आपको ये भी याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये हमारा प्रश्न है। देख लेते हैं चार ऑप्शन। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चाणक्य या अकबर। तो देखिए, राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, मैं फटाफट जो भी कराऊंगा प्रश्न फटाफट कराऊंगा। अगर आपको किसी का उत्तर पहले से पता है तो उसका जो है राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं फटाफट यहाँ पे आपका अभ्यास कराते हुए चल रहा हूँ। तो बढ़ते हैं प्रश्नों पे। देखिए, एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और यहाँ पे एक लाइन और भी है। देखिए, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धननंद, जिसे कि धनानंद भी बोलते थे, को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए, चाणक्य जो है, चाणक्य का आपने नाम सुना होगा, कौटिल्य जिन्हें कहा जाता है, इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का विनाश किया। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था धनानंद, जिसे धननंद भी बोलते थे। इसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। देखिए, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। देखिए, चार ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। वैशाली, गया, लुम्बिनी या पाटलिपुत्र। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट्स में उसका आंसर बता सकते हैं। राइट आंसर हमारा है पाटलिपुत्र। देखिए, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, पाटलिपुत्र में। तो देखिए, वर्तमान में अगर परिस्थितियों की बात करें पाटलिपुत्र कहाँ पे है, तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार पाटलिपुत्र कहाँ पे है, तो भारत में बिहार राज्य में पाटलिपुत्र स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न है, सम्राट अशोक किस राजवंश के राजा थे। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सम्राट अशोक जो है किस राजवंश के राजा थे। देख लेते हैं चार ऑप्शन। गुप्त, मौर्य, नंद या हयक। तो देखिए, चार राजवंशों का यहाँ पर जिक्र किया है, चार ऑप्शन है। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर हमारा जो है मौर्य वंश। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, मौर्य वंश। तो सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, किस वंश ने बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध स्मारक सांची के स्तूप का निर्माण कराया। तो देखिए, प्रश्न हमारा जो है, सांची के स्तूप जो है किसने बनवाए। तो चार ऑप्शन देख लेते हैं। गुप्त वंश ने, चोल वंश ने, मौर्य वंश ने, मुगल वंश ने। तो देखिए, राइट आंसर हमारा जो है मौर्य वंश। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। देखिए, गुप्त वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, इनने भी काफ़ी बढ़िया निर्माण कराए हैं, लेकिन मुगल जो है विदेशी थे, ये सिर्फ जो है विध्वंसकारी थे। इन्होंने कुछ ऐसा कुछ इंडिया के लिए किया नहीं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रमुख सलाहकार थे। तो देखिए, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। चाणक्य किसके शासनकाल में प्रमुख सलाहकार थे। तो देखिए, चार ऑप्शन है। कौटिल्य, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या महापद्मनंद। तो देखिए, राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य।
सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। देखिए चाणक्य यानी कि कौटिल्य जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रमुख सलाहकार थे। देखिए बात करें अगर चाणक्य की, तो चाणक्य द्वारा जो है प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, इसकी रचना की गई है। तो आपको ये भी याद रखना है चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये है अर्थशास्त्र। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। चार ऑप्शन देख लेते हैं, 261 ईसा पूर्व, 265 ईसा पूर्व, 290 ईसा पूर्व या 270 ईसा पूर्व। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। देखिए कलिंग का युद्ध की बात करें तो देखिए कलिंग युद्ध जो है अशोक ने लड़ा था, और सम्राट अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के पश्चात जो है भयानक रक्तपात जो हुआ था उसको देख के उनका हृदय जो है भयभीत हो गया, और उन्होंने जो है कभी युद्ध नहीं लड़ने का निर्णय लिया। तो कभी युद्ध ना लड़ने का निर्णय लिया, साथ ही साथ बौद्ध धर्म भी स्वीकार कर लिया। तो देखिए भारत के महान जो है सम्राटों में से एक सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग का युद्ध किया, इसके बाद जो है इन्होंने कभी युद्ध न लड़ने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है। चार ऑप्शन देख लेते हैं, देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर हमारा हो जाता है यहाँ पे बी। राइट आंसर हमारा जो है ब्राह्मी लिपि। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चार ऑप्शन देख लेते हैं, बिंबिसार, बिंदुसार, सम्राट अशोक या अजातशत्रु। तो देखिए चार ऑप्शन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर भी देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा है बिंदुसार, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सम्राट जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है कौन था, बिंदुसार। देखिए अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के बाद जो है किस राजवंश का शासन आया। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मौर्य साम्राज्य के बाद किस राजवंश का शासन आया। चार ऑप्शन देख लेते हैं, पांड्या, शुंग, गुप्त या मुगल। तो देखिए चार ऑप्शन आ चुके हैं। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है शुंग वंश। देखिए मौर्य साम्राज्य के बाद शुंग वंश का शासन आया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। देखिए राजा हर्षवर्धन के दरबार की कवि कौन थे। देखिए राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। चार ऑप्शन देख लेते हैं, बाणभट्ट, रसखान, कबीरदास या तुलसीदास। तो देखिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आए। राइट आंसर हमारा जो है बाणभट्ट, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो थे बाणभट्ट। देखिए प्रश्न है कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। एक बार फिर से प्रश्न पढ़िए, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। चार ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। देखिए चार ऑप्शन हमने पढ़े। राइट आंसर चेक कर लेते हैं कि राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। यानी कि गुप्त सम्राट विक्रमादित्य जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य नाम से जाना जाता था। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए महाराजाधिराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, महाराजाधिराज की उपाधि जो है किस गुप्त शासक ने धारण की थी। चार ऑप्शन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन हमने आप लोगों को बताया, आपकी स्क्रीन पे हैं।
राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए राइट आंसर हमारा है चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। महाराजा धीराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए चीनी यात्री जिसका नाम था फहान, ये किसके शासनकाल में भारत अपनी यात्रा पे आया था? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या धनवंतरी। तो देखिए 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर जो है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। जो चीनी यात्री था फहान, वो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत यात्रा पे आया था। देखिए साथ ही साथ अगर बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के इनके दरबार में 9 विद्वान भी थे, जिन्हें 9 विद्वानों की मंडली कहा जाता था और नवरत्न करके संबोधित किया जाता था। यानी कि 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। तो अकबर से पहले जो है नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबार में थे, आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग तथा भारत का स्वर्णिम युग माना गया है? फिर से एक बार प्रश्न पढ़िए। देखिए प्रश्न है हमारा, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग तथा भारत का स्वर्णिम युग, यानी कि सोने का युग, स्वर्णिम युग माना जाता है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए राइट आंसर है हमारा गुप्त साम्राज्य, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो देखिए हिंदुत्व का स्वर्ण युग और भारत का स्वर्णिम युग जो है गुप्त साम्राज्य को बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आर्यभट्ट एवं कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आर्यभट्ट एवं कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। ये 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। आर्यभट्ट और कालिदास जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके दरबार में थे। देखिए अगला प्रश्न है, घटोत्कच किस साम्राज्य का शासक थे? तो घटोत्कच जो है किस साम्राज्य के शासक थे? देख लेते हैं। मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश या मुगल वंश। तो देखिए 4 ऑप्शन है। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। राइट आंसर है हमारा गुप्त वंश। घटोत्कच जो हैं वो गुप्त वंश के शासक थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके शासनकाल में की गई थी? 4 ऑप्शन देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या रामगुप्त। ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए राइट आंसर है हमारा कुमारगुप्त प्रथम, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी कि कुमारगुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, दशमलव एवं शून्य का आविष्कार जो है किस युग में हुआ है? देख लेते हैं 4 ऑप्शन। मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या मुगल काल। तो देखिए राइट आंसर हमारा जो है गुप्त काल, यहाँ पे गुप्त काल आंसर हमारा बी बिल्कुल ही सही है। दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किस युग में हुआ है? तो राइट आंसर है गुप्त काल। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए एक लाइन और भी है इस प्रश्न में, देख लेते हैं। देखिए गुप्त काल में गणित
रसायन विज्ञान, ज्योतिष एवं चिकित्सा विज्ञान की अत्यधिक उन्नति हुई। तो देखिए दशमलव एवं शून्य का आविष्कार तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ गुप्त काल में गणित, रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान की भी अत्यधिक जो है उन्नति गुप्त काल के अंतर्गत दर्ज की गई। तो आपको ये भी याद रखना है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? 4 ऑप्शन है, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है विष्णुगुप्त। तो देखिए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। देखिए गुप्तकालीन राजकीय भाषा क्या थी? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, गुप्तकालीन राजकीय भाषा क्या थी? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या फारसी। तो ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर जो है वो है संस्कृत। तो गुप्त काल की जो है राजकीय भाषा जो है वो क्या थी? संस्कृत। देखिए गुप्तकालीन जो है निर्माण की बात करें तो देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन जो है उत्कृष्ट उदाहरण जो है। अगर रचना की बात करें देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है गुप्तकालीन उत्कृष्ट रचना का उदाहरण है। तो ये देखिए उत्कृष्ट कला का उदाहरण जो है गुप्तकालीन मंदिर दशावतार है। तो यहाँ पे आपके 2-3 देखिए प्रश्न कंप्लीट होते हैं। देखिए पहला है गुप्तकालीन जो है भाषा, राजकीय भाषा क्या थी? तो आपको बताना है संस्कृत। और दशावतार मंदिर किसने बनवाया? तो आपको बताना है गुप्त काल में ये बना। और ये कहाँ स्थित है? तो ये देवगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रश्न आके सम्मिलित सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वो ख़त्म होते हैं और हमारा वीडियो संपन्न होता है। तो उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपने फटाफट इनका अभ्यास किया होगा। तो और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें हमें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे हमारा वीडियो शेयर भी कर दें। तो उम्मीद है और भी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्दी ही हम पहुँचाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो समय बहुमूल्य है, सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।